आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में सिखाएंगे। परिमेय संख्या, जिसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और जबकि एक शर्त है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q शून्य नहीं होना चाहिए। और यहां पर P तथा Q दोनों जो है पूर्णांक हैं। P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। दूसरी बात, P तथा Q में कुछ भी कॉमन नहीं है या सहअभाज्य है। ऐसे हम कह सकते हैं P तथा Q सहअभाज्य है। कह दिया हमने, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कि ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त जिसका P और Q दोनों में भाग चला जाए। जैसे अभी हम उदाहरण के तरीके से समझेंगे। मान लीजिए आपको लिखा है 2/10, तो 2 एक पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है। जो 10 पूर्णांक है यह 0 के बराबर नहीं है, तो यह संख्या P बटे Q के रूप में दिख रही है, किंतु यह परिमेय नहीं है, परिमेय का स्वरूप नहीं है। अभी जब हम इसको सरल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो अब ये 1/5 जो है इसे परिमेय कहा जाएगा। मतलब 1 और 5 में 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे कि भिन्न का सरलतम रूप परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहेंगे? भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप ये जो होता है, ये क्या होता है? ये परिमेय संख्या होता है। अगली बात आती है पूर्णांकों के बारे में। जब हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा एक पूर्णांक 8, तो 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। 8 को 8/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम बटा 1 लगा सकते हैं, और जो ये बटा 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। 8 और 1 में 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी नहीं जाएगा। 1 का ही भाग 8 में जाएगा, तो किसी दूसरी संख्या का भाग 8 में तो चला जाएगा, लेकिन 1 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह 8 भी क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या निकल आया? अतः सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, क्या है? परिमेय होती हैं। पूर्ण संख्याओं में आपको क्या पढ़ाया गया है? 0 से लेकर, है ना। लेकिन अब 0 से पहले भी अगर हम आ जाए, तो 0 से पहले निगेटिव संख्या होती है। तो -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या होंगी? ये सब पूर्णांक बोले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। ठीक, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह भी परिमेय होती हैं। लेकिन अब इसका विलोम अगर हम करना चाहें, वह सत्य नहीं है। लिखेंगे क्या? किंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक
यह पूर्ण संख्याएं नहीं होती। नहीं होती हैं। समझिए जरा, जैसे हमने लिखा -3/5, तो ये संख्या पूर्णांक तो है नहीं। पूर्णांक तो ये तुमको दिखाए गए हैं। ये परिमेय है, पूर्णांक नहीं है। ना तो ये पूर्णांक है, ना ये प्राकृतिक है ना। जैसे 1/2 हमने लिख दिया। 1/2 का मतलब क्या है? ये 0 और 1 के बीच की संख्या है। तो ये परिमेय तो है, लेकिन पूर्णांक, पूर्ण या प्राकृतिक नहीं है ना। हमने लिख दिया आदि। तो इस प्रकार आपने समझा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहां पर होता क्या है, इनका जो दशमलव का जो प्रसार हो जाता है वो अशांत हो जाता है। अभी एक वीडियो में हम आपको दशमलव के प्रसार के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो उदाहरण के लिए कौन सी संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? जैसे √2। अब तुम्हें लग रहा होगा कि √2 को तो हम √2/1 लिख सकते हैं। जैसा कि अभी पीछे बताया कि किसी भी पूर्णांक में हम 1/1 लगा दें तो वो परिमेय जैसा दिखने लग जाता है। तो वहां पर एक बात हमने और भी आपको बताई थी कि जब आप इसको P कहें, इसको Q कहें, तो P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। यहां पर √2 पूर्णांक नहीं है। ये √2 है, ये पूर्णांक न होने के कारण यह परिमेय नहीं है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार हम √3 लिख सकते हैं। अगर हमने 2 + √2 लिखा तो 2 पूर्णांक है, वो √2 अपरिमेय है। तो पूर्णांक और अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हमने लिख दिया 4√3। 4 क्या है? पूर्णांक है। √3 अपरिमेय है। दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या। या दूसरे शब्दों में कहो कि परिमेय संख्याओं का जो गुण होता है, परिमेय संख्याओं में आपस में उनका जो जोड़ होता है, परिमेय का जोड़ परिमेय में, परिमेय उत्तर आएगा। परिमेय का गुणा परिमेय से, परिमेय उत्तर आएगा। परिमेय का भाग परिमेय से, परिमेय उत्तर आएगा। लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है तो उनका जोड़ अपरिमेय होगा, उनका गुणा अपरिमेय होगा, ठीक है, उनका भाग अपरिमेय होगा। तो इस प्रकार परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या की जोड़ घटाने गुणा भाग करने से अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे और हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, जैसे पाई। अब देखो, पाई का एक मान 22/7 तुमको पढ़ाया गया है। ये 22/7 तो परिमेय है, किंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, जो है अशांत अनावर्ती है, सॉरी। इसी प्रकार कोई संख्या अगर दशमलव वाली प्रकट की जाए, 0.10 110 1110 11110, तो एक क्रम तो हमको इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पहले 10 है, फिर 110 है, फिर 1110 है, फिर 11110 है, और यह प्रसार इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार यह एक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अभी हमने
विद्यार्थियों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सिखाया। अब आते हैं कि कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि जरा अब सवाल तुम्हारे पास आ गया, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए, अब बच्चों आपको परिमेय संख्या के गुणों के बारे में तो खूब विस्तार से समझाया गया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और कैसी होती हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, तुमको दिखा दिया गया कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इनका ही हमें सत्यापन करना है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या का सत्यापन तभी किया जा सकता है जब वो परिमेय न हो, क्योंकि कोई भी संख्या यदि हमारे पास सामने आई है तो वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। वास्तविक संख्याओं को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय। अगर संख्या परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं है, अगर अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम पहले तो इसको मान ले कि यह एक परिमेय संख्या है। हल स्टार्ट करते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब हमने ये बात मानी कि ये एक परिमेय संख्या है, तो अब हमको परिमेय संख्या के गुणों का प्रयोग करते हुए साबित भी करना है कि √3 परिमेय है। चलते हैं। तो यदि √3 को P/Q का रूप मान लिया जाए, भाई क्यों मान लिया जाए? क्योंकि हमने माना है कि यह परिमेय संख्या है। इसका मतलब √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा P = √3Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप दोनों पक्षों का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा? P² √3 का स्क्वायर 3Q²। P² = 3Q²। अच्छी बात है। अब आगे समझिए जरा। पीछे अभी हमने क्या सीखा था कि यदि हम कोई संख्या 15 ले लेते हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो हम देखते थे कि इसमें 3 अभाज्य संख्या का भाग चला जाएगा। 3 × 5 = 15। तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि 15 का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, या ये भी कहा जा सकता है कि 15 का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है कि नहीं है? तो इसी प्रकार यहां पे देखो P² = 3 × Q² है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3P² का एक गुणनखंड बन गया। तो अब लिखेंगे क्या? अतः 3P² का एक अभाज्य गुणनखंड है। अब जरा समझिए, अभी हमने ये 15 लिखा था, इधर कोई संख्या है P² के रूप में, तो अब हम कोई ऐसी संख्या लिखते हैं जो स्क्वायर हो। जैसे हमने लिखा 36, 6 का स्क्वायर होता है। इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या कहेंगे? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। तो यहां पर हम कोई भी एक संख्या उठा लें, क्या कहेंगे कि 2 36 का एक अभाज्य गुणनखंड है। 2 क्या है? 36 का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो 36 का वर्गमूल निकालिए जरा। 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 6। 36 का वर्गमूल आया 6। तो हमने देखा क्या
कि 2 अगर 36 का एक अभाज्य गुणनखंड है तो 2 जो है इस 6 का भी अभाज्य गुणनखंड है। मतलब हमारा कहने का है कि यदि कोई एक अभाज्य संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड है तो उसके वर्गमूल का भी वह संख्या गुणनखंड होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः ये जो 3 है ये p का भी एक गुणनखंड होगी, p का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगी। मतलब 3 अगर p² का गुणनखंड है तो 3 p का भी एक गुणनखंड होगा। तो 3 क्या है, p का एक गुणनखंड। तो अतः अब हम p को क्या कह सकते हैं, 3 क्या है, गुणनखंड है। तो इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ है, जैसे 6 में क्या निकला था, 2 गुणित 3। तो हमने p को कहा 3 × k। मतलब p का एक गुणनखंड 3 है तो दूसरा गुणनखंड हमने मान लिया कि k है। तो p बराबर क्या मान लिया, 3k। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 डालिए और ये p का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो p की जगह रखिए 3.k, तो 3k और p का स्क्वायर है बराबर 3q²। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9k² बराबर 3q²। 3 से भाग चला जाएगा या 3 × 9 कट जाएंगे। तो 3k² बराबर q²। इसको सही ढंग से लिख ले, q² बराबर 3k²। अब देखिए अब की बार क्या आ गया, 3q² का एक गुणनखंड बन गया। अब 3q² का एक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 3q का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। जरा समझिए हमारी बात को। इसलिए निष्कर्ष आया 3 जो है q का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अभी क्या निकल के आया था, 3 p का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो अतः अब क्या होगा कि 3 p तथा q दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो ये तो भाई देखो बड़ी गड़बड़ी वाली बात आ गई। क्या आ गई, परिमेय संख्या के बारे में क्या बताया गया था कि p/q हो के रूप में हो और p और q दोनों पूर्णांक हो और दोनों क्या हो, सह अभाज्य हो, अर्थात उसमें किसी अभाज्य संख्या का भाग न जाए। p और q के एक ही अभाज्य गुणनखंड न हो। और यहां पे क्या कह रहा, 3 का भाग p में भी चला जाएगा, q में भी चला जाएगा। तो क्या करेंगे, यह हमारी कल्पना का विरोध करता है ना। यहां पे और हम लिख लेंगे जो कि असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है उसमें किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब, इसलिए जो ये √3 है ये p/q के बराबर नहीं है। ऊपर हमने माना था ना √3 बराबर p/q। तो √3 जो है वो p/q के बराबर नहीं है या परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः √3 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। अब विद्यार्थी इस प्रश्न को एक से अधिक बार देखकर और एक एक स्टेप को ध्यान से समझकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न विद्यार्थियों को कई बार हल करने में
कठिनाई उत्पन्न होती है। अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न बच्चों के सामने है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे 7 क्या है? पूर्णांक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हम अभी पीछे सीखाए हैं। तो यानी पूर्णांक का अपरिमेय संख्या में गुणनफल एक अपरिमेय होता है, हमको ये सत्यापित करना है। तो फिर से वही काम करेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मन में सोच लिया, तो इसलिए 7√5 को हम क्या करेंगे? P/Q मान लिया कि ये 7√5 बराबर क्या है? P/Q। तो अब देखो, √5 के बारे में हमको अभी पता है कि ये अपरिमेय है, तो हम 7 का पक्षांतर कर लेते हैं। इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/7Q। तो अब देखिए जरा, ये जो P/7Q है, ये क्या है? इसको समझिए। जैसे हमने लिखा था 1/2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी, ये क्या है? परिमेय संख्या। इसमें अभाज्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो यहां पर अगर हम किसी अभाज्य संख्या का गुणा कर दें इसके हर में, तो क्या होगा? ये 1/6 बन जाएगा। अब ये क्या है? यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाएगा। तो इसलिए P/Q में 7 क्या है? अभाज्य संख्या। तो दोनों ही ये पूर्णांक है, इनका गुणनफल भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांक बटे पूर्णांक, और ये परस्पर क्या हो? सह अभाज्य हो। तो इधर का पक्ष जो दायां पक्ष है वो क्या है? परिमेय है। चूंकि यहां दायां पक्ष परिमेय है तथा बायां पक्ष अपरिमेय है ना? और बीच में निशान कौन सा लगा है? बराबर का लगा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसलिए √5 जो है P/7Q के बराबर नहीं हो सकता। यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। दोनों में से एक होगी, कोई संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। तो अतः यह, फिर वही बात लिखेंगे, हमारे या हमारी कल्पना के विपरीत है। जो कल्पना के विपरीत मतलब हमारी सोच के विपरीत है। जो हमने सोचा था कि हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या, तो इस सोच को ये कार्य साबित नहीं करता है। तो क्या कहेंगे? अतः 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए √3 प्लस √5 अर्थात अपरिमेय प्लस अपरिमेय का योग जो होगा वो भी एक अपरिमेय होगा। हल करते हैं। माना कि √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 प्लस √5 बराबर इसको क्या कह देंगे? P/Q कह देंगे। अब इसमें से किसी एक का पक्षांतर कर दीजिए। मान लीजिए हमने √3 का किया पक्षांतर, तो P/Q माइनस √3 हो जाएगा।
इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √5 का स्क्वायर 5, और इधर P/Q माइनस √3 का स्क्वायर करोगे, या चाहो तो दोनों तरफ का स्क्वायर पहले दिखा दो। अब ये हो गया 5 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र लगाओ तो P² बटे Q² प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो 2√3 P/Q। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम कि जो हमारा परिमेय वाला खंड है वो सब एक तरफ ले जाएं। ये इतना मटेरियल बाएं पक्ष में ले आते हैं तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, 2√3 P/Q, और ये उधर ले जाते हैं तो P²/Q² प्लस 3 माइनस 5। तो ये +3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, Q² का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो P² माइनस 2Q² बटे Q²। और इधर हम केवल रखेंगे, अब पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, अब केवल हम √3 को यहाँ रखेंगे, बाकी सब पक्षांतर करेंगे, तो बटे का Q ऊपर चला जाएगा और 2P नीचे चला जाएगा, तो P² माइनस 2Q² ब्रैकेट में कर लेते हैं, बटे Q², Q ऊपर चला गया और 2P नीचे आ गया, Q² से कट गया, तो √3 बराबर P² माइनस 2Q² बटे 2PQ। अब इसके दाएं पक्ष को देखिए जरा, दाएं पक्ष में PQ क्या है, पूर्णांक थे, तो पूर्णांकों का स्क्वायर पूर्णांक होगा, Q² है ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और किसी पूर्णांक में हम 2 का गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, अगर पूर्णांक में पूर्णांक को घटाएंगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, यहां पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होगा। तो चूंकि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए जब इस भिन्न को सरल किया जाएगा तो इसमें भी कोई अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, अतः ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि यहां बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, परिमेय है ना, तो इसलिए ये जो √3 है ये बराबर नहीं होगा P² माइनस 2Q² अपान 2PQ के, हो ही नहीं सकता। फिर हम ये लिखेंगे, अतः यह परिमेय नहीं है, या तो वही बात लिख दो, यह हमारी कल्पना का विरोध करता, तो अतः यह परिमेय नहीं है, तो अतः क्या कहेंगे, √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो इन तीनों प्रश्नों को विद्यार्थी एक से अधिक बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और यदि कोई तथ्य समझ में नहीं आता है तो पुनः वीडियो एक बार देखें और ध्यान से प्रत्येक तथ्य को सुने व समझें।